नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने न सिर्फ जबरदस्त प्रदर्शन किया बल्कि इतिहास बदल कर रख दिया है। मुंबई की बीएमसी से लेकर पुणे, नागपुर और अमरावती जैसे प्रमुख शहरों में बीजेपी और उसके पार्टनर्स ने जबरदस्त जीत हासिल की है। आज बीजेपी ने एक नया इतिहास लिखा है। पहली बार मुंबई में मेयर बीजेपी का होने वाला है। बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और आश्चर्य नहीं कि वो बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच जाए। इसी के साथ बीएमसी पर ठाकरे परिवार का 3 दशक से जो प्रभुत्व चला आ रहा था, जो दबदबा चला आ रहा था, वो अब खत्म हो गया है। दोनों चचेरे भाई इन चुनावों को देखते हुए एक हुए, लेकिन जनता पर इसका असर नहीं हुआ। कुछ साख बची है ठाकरे परिवार की, लेकिन वो बात नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करती थी। इन चुनावों में 60% से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी और उसके साथियों ने एक तरीके से साबित कर दिया कि पिछली बार विधानसभा में मिली ऐतिहासिक जीत कोई तुक्का नहीं थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के विजय के इन क्षणों में कुछ सवाल अब साफ तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, जिन पर कई दिनों तक चर्चाएं होती रहेंगी, विश्लेषण होता रहेगा। सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि क्या मोदी मैजिक का वाकई में विपक्ष के पास कोई तोड़ अब नहीं बचा है? सवाल यह भी क्या देवेंद्र फडणवीस ने फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर इस नए दौर में देवा भाऊ निकलकर सामने आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ पूरी रणनीति बनाई बल्कि पूरा कैंपेन भी देवेंद्र फडणवीस पे ही आधारित रहा। इस बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता किसी भी जगह पे प्रचार करने इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में कहीं नहीं गया। ना पीएम गए, ना एचएम गए, ना कोई और मुख्यमंत्री गया। एक और सवाल जो गूंज रहा है वो ये कि क्या राज और उद्धव ठाकरे साथ आकर भी मराठी वोटरों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए? क्या मराठी वोटर का मोह दूर हो गया है, या उत्तर भारतीयों की तादाद इतनी बढ़ गई है मुंबई जैसी जगह पर कि वो अब ठाकरे परिवार के साथ, खासकर एमएनएस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं? क्या मराठी बनाम गैर मराठी वाले एजेंडे का सीधा फायदा बीजेपी और उसके पार्टनर्स को मिला है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के धार के आगे उद्धव और राज की सॉफ्ट पॉलिटिक्स बेदम साबित हुई है? क्या उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों और गुजराती वोटर्स ने एकजुट होकर मोदी का ही सिर्फ साथ दिया और ठाकरे परिवार से दूरी बना ली? क्या विकास की सोच रखने वाले मुंबई के मतदाता ने इस बार बीएमसी में सत्ता परिवर्तन कराया है? आपके इस तरह के हर एक सवाल का जवाब बताएंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे में इस बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूं। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर, इस वक्त ये बड़ी खबर अब ये तय हो गया है कि बीजेपी का मेयर पहली बार बनेगा। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ बीजेपी गठबंधन को अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। 131 सीटें बीजेपी और शिवसेना शिंदे जो है उसको 131 सीटों पर वो आगे चल रही है और 3 सीटों पर सिर्फ शरद पवार की जो एनसीपी है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस 15 पर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तरफा जीत, बड़ी जीत की ओर इस वक्त बीजेपी और उसका गठबंधन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी पहुंची है। इस बार चुनावों में पवार परिवार का ऑलमोस्ट खात्मा दिखाई दे रहा है, ठाकरे परिवार का खात्मा दिखाई दे रहा है और तो और कांग्रेस का खात्मा भी महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस जो लगातार 15 साल तक वहां पर अपनी सरकार चला चुकी है एनसीपी के साथ मिलकर, वहां पर अब बीजेपी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है और उस साम्राज्य के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस निकलकर सामने आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र निकाय चुनावों में, और वो है बीजेपी की बम्पर जीत। जी हां, 1230 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल जितने चुनाव हुए तो उनमें 1230 पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना 324 पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे। एनसीपी को 145 पर बढ़त है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको केवल 116 सीटों पर बढ़त है और कांग्रेस को सिर्फ 261 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनसीपी शरद पवार को 30 सीटें मिल रही हैं। करीब 2800 से ज्यादा कुल सीटों पर चुनाव हुए। 29 महानगर पालिकाओं के उनमें से
सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकल रही है। 1200 से ज्यादा सीटें, 1230 सीटों पर वो आगे चल रही है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा कि जब उनको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उप मुख्यमंत्री बनाया था एकनाथ शिंदे की जब सरकार चल रही थी, उन दिनों में उन्होंने एक बड़ा मशहूर उनका एक कोट है, उनकी एक साउंड बाइट है जो शायद आपको याद ना हो। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला देता हूं। कैसे कहा था कि समंदर हूं, लौट के वापस आता हूं। सुनते देवेंद्र फडणवीस के उसी तेवर को जो आज उन्होंने साबित कर दिया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस बार बार लौट कर ये साबित कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद और अब ये बड़ी जीत हासिल करने के बाद, कि वाकई में उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। मेरे साथ आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की, उन सवालों के जवाब तलाशते हैं। कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। केशव उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। शायना एनसी, शिवसेना शिंदे की नेता, शायना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत पवार, मुख्य प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से जगदीश शर्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ एनसीपी शरद पवार की सीमा मलिक भी जुड़ेंगी और सुषमा अंगारे जी की प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी की, वो भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार को बधाई दे देता हूं। मुंबई में बहुत दिनों के बाद ये बड़ा बदलाव आया है, लेकिन शुरुआत मुंबई से ही कर रहा हूं। केशव, ये सवाल आपके लिए है। ये बड़ी जीत और इस जीत के लिए देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, पूरा श्रेय उनको जाता है। क्या कहेगी पार्टी आज? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में और सारे देश में इस वक्त मकर संक्रांति चल रही है। मैं आपको भी यही से तिरगुल देता हूं। हम यहाँ तिरगुल यश की तिरगुल हम यहाँ बांट रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचेगी। ये पहले शुभकामनाएं आपको देता हूं। संक्रमण पीरियड चल रहा है, तो मुंबई में बहुत बड़ा संक्रमण इस वक्त हुआ है, जो सालों से एक प्रकार से ऐसा बोला जाता था कि एक करप्शन, एक फैमिली बिजनेस, इस तरह से कॉरपोरेशन चलाया जाता था। वहां का एक सही जवाब मुंबई की जनता ने इस बहुत सालों के बाद विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये स्वाभाविक है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो विकास की राजनीति इस देश में शुरुआत की है, देवेंद्र जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और विकास की नई परिभाषा आज देवेंद्र फडणवीस बने हैं। तो जिस प्रकार से मुंबई पिछले 10 साल में बदलते हुए हमने देखी है। केशव, मैं आपकी जीत को किरकिरा, जीत के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पब्लिक की नॉलेज में डाल दूं। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव थे और 29 में से 25 में बीजेपी जीत रही है। ये अभी तक की खबर है। लेकिन जिन 4 जगहों पर बीजेपी नहीं जीत रही है, उसको भी आपको पता होना चाहिए कहां कहां बीजेपी इस वक्त पीछे चल रही है। अभी ज्यादातर जगहों पर काउंटिंग इज ऑन, अभी काउंटिंग चल रही है। वसई विरार में बीजेपी पीछे, भिवंडी में पीछे चल रही है, परभणी में पीछे चल रही है, मालेगांव में पीछे चल रही है। और बाकी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का एक तरफ बहुत बड़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिखा रहा है कि भाई दिल्ली से लेके, विधानसभा से लेके और नगर पंचायत से लेके ग्राम पंचायत तक केशव उपाध्याय की पार्टी छाई हुई है। केशव, तो बोल रहा हूँ, पिछले 1 महीने से यहाँ हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। इसके पहले कुछ दिन पहले नगर इकाई के इलेक्शन हुए थे, वहां बीजेपी नंबर 1 हुई थी। सबसे ज्यादा 130, 268 में से 130, 135 जिला नगराध्यक्ष बीजेपी के बने। उसके बाद ये महापालिका चुनाव हो रहे हैं। आज जो लगभग 2800 वार्ड है, 2800 में से 1400, 1500 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, 51% का हमारा नारा था, वो नारा हमने अचीव किया। 51% नगर सेवक हमने चुन के लाए। सबसे ज्यादा बात है 25 महानगर पालिका में, उसमें से 12-13 कॉर्पोरेशन हम खुद के जीत रहे हैं। बीजेपी वन साइडेड जीत रही है और बाकी 10-12 जगह हम अलायंस पार्टनर जहां शिवसेना है, कई राष्ट्रवादी है, इनके साथ हम जीत रहे हैं। शायना जी, जिस तरीके से केशव बात कर रहे हो, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार के चुनावों में
पवार विकास की परिवार लहर जो है। कि सबसे बड़े क्षत्रप माने गए महाराष्ट्र के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। मैं पवार साहब के प्रवक्ता के सामने बोल रहा हूं, अजीत पवार के प्रवक्ता प्रशांत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तब भी मैं ये हिमाकत करने की कोशिश कर रहा हूं। ठाकरे परिवार नेपथ्य में चला गया। शायना एनसी, क्या एकनाथ शिंदे साहब, जिसकी आप रिप्रेजेंटेटिव यहां पे बैठी हुई हैं, आप भी अपने इलाके में कमजोर हुई हैं, आप भी मुंबई में कमजोर हुई हैं, इसका अफसोस तो नहीं हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर कमजोर हो गए हम लोग? नमस्कार सबको। और सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि महायुति को जनादेश मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उस जनता को जिन्होंने सिर्फ प्रगति को स्वीकार किया। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे का स्ट्राइक रेट हमेशा रहा है 20% मोर्चेट मिला है शिंदे सेना को, 34% बीजेपी को, और आज महायुति का महापौर जरूर मिलेगा मुझे। जी, लेकिन क्या परिवारों का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को जो केशव भाई बोल रहे थे? देखिए, टीम वर्क बहुत ही बढ़िया रहा है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी की जो योगदान रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के लिए प्रगति, आज दोस्ती योनो अटल सिंह के लिए हम सब ने अपरंपार काम किए हैं, और मुझे लगता है कि ये आगे लेते हुए जनता की स्वीकारता एक ठिकाना ठीक है। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से देखने। शायना जी, ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं ऑडियो को ठीक भी कर रहा था। इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू गो टू प्रशांत पवार, जो कि एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, शुभकामनाएं, बधाई, आपकी महायुति बहुत अच्छा कर रही है। पर मेरा सवाल थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, और वो ये कि पुणे में क्या हो गया? वो तो आपका अपना इलाका था। मैं देवा भाऊ को, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने काफी मेहनत ली है। वैसे आप जैसा बोल रहे हैं कि पुणे में हमको क्या हो गया, पुणे में अजीत दादा ने बहुत मेहनत की, पिंपरी चिंचवड़ में भी मेहनत की। उन्होंने जो एजेंडा दिए थे पब्लिक के सामने रखा था कि पानी का हो गया, रोड का हो गया, मेट्रो का हो गया, तो ठीक है, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि हम पूरा साफ हो गए, ऐसी बात नहीं है। फिर हम चलेंगे। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं है प्रशांत बाबू कि अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा भला होता, बजाय आपस में गठबंधन करने के? परिवार के साथ चले गए, आप शरद पवार के साथ आज चले गए। भी है ना, महाराष्ट्र में हम लोग युति में ही है, हम युति में ही रहेंगे। नहीं, हम तो युति थोड़ी तो महाराष्ट्र की बात, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। पुणे में अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा फायदे में रहते आज। नहीं, स्थानीय मुद्दा था। स्थानीय मुद्दा में जो हमको अजीत दादा को लगा कि यहाँ पे जो भी कुछ करप्शन हुआ, जैसा भी हुआ है, तो वो उनने सोचे थे कि इसमें अपने को ज्यादा ये मिलेगा। फिर हमारे कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बोला कि मिलके लड़ेंगे। हमने वो भी एक प्रयोग करके देखा है, तो जो भी हमको मिला है वो ठीक है। तो जो प्रयोग आपने किया प्रशांत बाबू, वो तो फ्लॉप हो गया। तो अभी ये गठबंधन तो नहीं होगा ना चाचा भतीजे का? फ्लॉप का अभी तो फिर से जिला परिषद के वगैरह इलेक्शन है ना, इमीडिएट ही है। हाँ, उसमें है आपको बहुत कुछ अलग दिखने मिलेगा। वो तो अभी कल 26 तारीख से उसके भी फॉर्म वगैरह भरना है, तो और वो सब उसमें भी आप लोग साथ में रहेंगे चाचा भतीजे? उसमें अभी अजीत दादा वगैरह मीटिंग लेंगे, उसमें अब डिसाइड करेंगे हम लोग साथ में रहेंगे कैसा करेंगे। बीजेपी ने पूरा प्रचार ही किया परिवारवाद पर, और परिवारवाद का अपने एग्जाम्पल सेट किया, और जनता ने तो बीजेपी की बात सुनी कि परिवारवाद नहीं चलेगा। हमारे पास में कहाँ परिवारवाद था? सिर्फ अजीत दादा और माननीय पवार साहब, ये परिवारवाद बोले तो अपने कोई परिवार के लोगों को टिकट दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। अरे परिवार के नाम पर ही तो एक हुए, परिवार के नाम पर ही ज्वाइंट मैनिफेस्टो आया। हम लोग जो बेसिकली हमको पुणे का जो डेवलपमेंट करना था, अजीत दादा को लगा मैं पुणे और पिंपरी चिंचवड़, अजीत दादा ने अपनी शुरुआत ही पिंपरी चिंचवड़ से की ना। आज पहली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने अजीत दादा, वो पिंपरी चिंचवड़ से ही बने, तो उनको ऐसा लगा, तब 3-3.5 लाख वोट से चुन के आए थे वो। मैं तो आऊंगा उस नंबर पर भी आऊंगा प्रशांत जी, लेकिन लगता है बीजेपी का जो प्रभुत्व महाराष्ट्र में हो गया स्थापित, उससे तो सीमा मलिक भी इनकार नहीं कर सकती और जगदीश शर्मा भी नहीं कर सकते। जगदीश जी, ऑडियो नहीं आ नहीं रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, ऑडियो ठीक करा दो भाई।
शाइना जी के लिए भी और प्रशांत जी के लिए भी ऑडियो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जगदीश शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, कहां कांग्रेस के बीच मुंबई और मुंबई के आसपास के सभी सांसद कांग्रेस के होते थे आज से 15 साल पहले। उस विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें थी, 15 साल कांग्रेस एनसीपी ने सरकारें चलाई, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा क्यों जगदीश शर्मा? सुमित भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार, मैं आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूं, आप सीनियर भी हैं और मैं हमेशा आपकी एक पत्रकारिता जगत में इमेज है और मैं समझता हूं आपने जो शुरुआत करी है कि ये जीत नरेंद्र की या देवेंद्र की है, कंफ्यूज पैदा कर दिया है मेरी नजर में। तो अगर नरेंद्र को पता लगा देवेंद्र जीता तो बेचारे का बुरा हाल हो जाए। आप समझते हैं समुद्र लौट के आऊंगा, ऐसा समुद्र जाएगा दोबारा कभी नहीं आएगा अगर नरेंद्र भाई नाराज हो गए। तो ये जीत नरेंद्र की रखी जाए तो बढ़िया, क्योंकि बाहुबली तो वही है। पर हालात ये है कि सुमित भाई, आज के समय में ना तो मीडिया बता पाती ना नेता बता पाते कि रिजल्ट क्या आएगा, सब आंकड़े फेल हो जाते हैं। 3 आदमियों को रिजल्ट का पता होता, अमित शाह जी को, एक मोदी जी को, चुनाव को, उनको पता सोच से ज्यादा। सुमित भाई, आपने देखा होगा जब मोदी जी की लहर थी तो इतनी बड़ी जीत नहीं थी। आज सोशल मीडिया पे पूरा देश थू थू कर रहा भाजपा को और फिर भी क्या बात कर रहे हैं आप जगदीश शर्मा जी? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीश शर्मा आप जो बात कर रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है, भावनाएं आपके मन की हैं, तथ्य से बात नहीं कर रहे हैं आप। भाई चुनाव नतीजे आए, इस बार प्रचार में तो ना अमित शाह गए, ना नरेंद्र मोदी गए, ना योगी आदित्यनाथ गए, कोई नहीं गया। ये तो म्युनिसिपल चुनाव चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चुनाव लड़ा गया पूरी तरीके से बीजेपी ने। मैं आता हूं जगदीश शर्मा, मैं केशव भाई, मैं आता हूं। मेरे साथ संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। संजय निरुपम वरिष्ठ नेता हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। संजय जी, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते, राजनीति के छात्र होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रवक्ता की तरह बात मत करिएगा। क्या आप मानेंगे आज की तारीख में, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइम्स नाउ नव भारत पे, कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए? जी हां, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़ती है और उनका ही चेहरा बीजेपी सामने रखती है। तो ठीक है, जो सेंट्रल लेवल के जो लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी बीजेपी तो रहती है, लेकिन जो स्टेट का फेस होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस नाते मैं नहीं इस बात से इनकार कर रहा हूं कि फडणवीस जी के, मैं इसलिए आपसे पूछा संजय भाई, इमरजेंस में 29 में से 25 महानगर पालिकाओं में बीजेपी जीत रही है। देवेंद्र फडणवीस के आसपास पूरा कैंपेन बना, ना प्रधानमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए, ना पार्टी अध्यक्ष गए, ना कोई मुख्यमंत्री गया, ना योगी आदित्यनाथ, कोई भी नहीं गया। तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरा प्लान किया, पूरा चुनाव लड़ा, पूरा अपने चुनाव अपने ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर निर्धारित किया और उसका फायदा आज मिल रहा है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल रही है। पहली बार मुंबई जैसे आपके अपने शहर में, जहां के आप खुद नेता हैं, सांसद हैं, विधायक रहे, वहां पर बीजेपी का मेयर होने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अरसे से यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1985 के बाद से लगातार शिवसेना एक समझ लीजिए कि मुंबई की राजनीति के सेंटर में रही है, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे, उनके साथ अलायंस करके किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आती रहती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि बीजेपी मुंबई में एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई है। हाँ, जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, तब निश्चित तौर पर हमारी शिवसेना, शिंदे साहब के नेतृत्व की जो शिवसेना है, उस शिवसेना ने भी उनके साथ अलायंस किया और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, रणनीति की बात है, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनके चेहरे पर मुंबई के लोगों ने वोट तो दिया है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपके अपने इलाके, जो कि शिंदे साहब का इलाका है ठाणे में, वहां पर भी उतने मजबूत आप लोग नहीं दिखाई दिए इस बार, क्यों? देखिए, ऐसा है कि ठाणे तो प्रारंभ से ही शिवसेना का गढ़ रहा है और वहां से उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या ठाकरे के नाम पे जो वोट थे, उन वोटों में घुस करके शिंदे जी जो लगातार अपना एक वर्चस्व बना रहे थे, उस वर्चस्व को
बनाने में थोड़ा वक्त लगता, और उस वक्त के साथ साथ धीरे धीरे आज शिंदे जी शिवसेना के एक नंबर के सर्वोच्च नेता करके ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर इन क्षेत्रों में उभर करके आए हैं। वहां जो भी वोट मिल रहे हैं शिवसेना को, वो शिंदे जी के नाम पे मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आंकड़े हैं ठाणे में, कल्याण में, वो बहुत खराब हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। और वहां शिवसेना बीजेपी दोनों मिलकर लड़ रही थी, दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक थी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो वोट हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, और उसके बाद दोनों पार्टियां यानी महायुति मिलकर के वहां पर जीत करके आती हुई दिख रही है। तो शिंदे साहब के नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से निखर कर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और ठाणे के आसपास के इलाकों में निकल कर आया है। मुंबई की स्पेसिफिकली बात करूं, बीएमसी की फीडबैक जो जानकारी है जी, मैं अगर बीएमसी की बात करूं तो आपकी पार्टी करीब शिवसेना शिंदे जो है वो 30, 32, 33, 34 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या यही शिवसेना है असली बाला साहब ठाकरे की? 227 में से 30-35 सीटें, क्या यही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है? देखिए, इसके पार जाकर के हम कुछ चर्चा करते हैं। मुंबई में एक अरसे से एक भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे राजनीति होती रहती थी, और चुनावों में वही मुद्दे होते थे। इस चुनाव में भी वही मुद्दा था, और दोनों ठाकरे भाइयों ने इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने दोनों ने मिलकर के मुंबई में चुनाव का जो एजेंडा बनाया वो विकास का एजेंडा बनाया। पिछले 4 वर्षों से शिंदे साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अभी फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर के मुंबई में जो डेवलपमेंट का एक नया जो आयाम क्रिएट किया है वह आज मुंबई के लोगों को दिख रहा है। जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो मुंबई में एक इंटरनल रोड जितने भी हैं सबको कंक्रीट करने का उन्होंने प्लान शुरू किया, और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो पॉटहोल्स हर बारिश में दिखते हैं मुंबई में वो बंद हो जाए। लगभग 70% मुंबई के रास्ते कंक्रीटाइज हो गए, 25-30% रह गए, वो भी हो जाएंगे। जिस तरीके से मेट्रो का जाल बिछाने में फडणवीस जी ने, शिंदे जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई, वो मुंबई के लोगों को दिख रहा है। कोस्टल रोड तो समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त क्रांति हो रही है। तो यह सब देख करके मुंबई के लोगों ने जो पुराना पैटर्न था, जो पुराने जो नारे थे, उन सारे नारों को रिजेक्ट करते हुए शिवसेना और बीजेपी के अलायंस को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। अब किसको कितनी सीट मिलती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि महायुति जीत रही है। महायुति में दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों का एक बराबर का हिस्सा था, बड़ा हिस्सा था। हम लोग 90 सीटों पे लड़ रहे थे, वो लगभग 137-136 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में उनकी सीटें कुछ ज्यादा होगी, हमारी सीटें कुछ कम होगी। हो सकता है कुछ लोकल लेवल के संजय जी 90 में से 30-35 सीटें, ये स्ट्राइक रेट कहां से अच्छा हुआ? पहली बात। और दूसरी बात, जिन 85-86 सीटों पर सीधे शिवसेना की लड़ाई थी, या तो शिंदे वर्सेस ठाकरे कह लीजिए या शिंदे वर्सेस राज ठाकरे कह लीजिए, जहां पर सीधे लड़ाई थी वहां पर भी आप लोगों ने 30-35 सीटें आ रही हैं। मतलब असली शिवसेना जो है लोगों के लिए जब मुंबई कर के लिए, वो आज भी ठाकरे परिवार है क्या? अगर ठाकरे परिवार के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है वो असली शिवसेना होती तो आज शिवसेना के माथे पर ताज होता, यानी उबाठा यूबीटी के माथे पर ताज होता। आज उनके माथे पर ताज नहीं है, आज ताज महायुति के माथे पर है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर मुंबई में वर्षों से जो बाला साहब जी ने जो एक वोट बनाया था, उस वोट में बड़ा हिस्सा लेकर शिंदे साहब निकले हैं। बाला साहब के विचारों की जो विरासत कहें वो कहीं ना कहीं शिंदे जी लेकर निकले। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये जो ठाकरे ब्रदर्स और ठाकरे ब्रांड की चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से नष्ट होती दिख रही है। अभी ठीक है, कोई भी अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसको पूरी तरह से तहस नहस होने में टाइम लगता है, पूरी तरह से नष्ट होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है थोड़ा और वक्त लगे, तो बनी नहीं ना। अगर मान लीजिए वो गिर रहे हैं तो आप भी तो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं ना संजय जी। आपकी पार्टी नेतृत्व है, नहीं होंगे ना। आज महत्वपूर्ण यह था कि मुंबई में बीजेपी के साथ मिलकर के ठाकरे ब्रदर्स का जो एक जहरीला प्रचार है उस प्रचार को रोका जाए और मुंबई के विकास को आगे लाया जाए, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। ये हमारी कामयाबी है। आप एक आखिरी सवाल संजय जी, आप तो खुद शिवसेना से निकल कर आए, बाला साहब को अपने अपना राजनीतिक गुरु बताया, माना है, उनके साथ काम किया। 74,000 करोड़ की बीएमसी, इतना बड़ा रेवेन्यू, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा नगर पालिका, कई राज्यों से बड़ा बजट,
अब ठाकरे परिवार आगे क्या करेगा, आपको क्या दिखाई देता है? अब इस बारे में तो ठाकरे परिवार से पूछना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर उनके जो आने वाले जो वो है दिन हैं वो बहुत सही नहीं है। मतलब जो डगर है जो पनघट की, वो बहुत कठिन है। और अभी जो उनके जो भी नगर सेवक है ना, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एक तो ठाकरे ब्रदर्स में रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। भयंकर अहंकार, लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो कनेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी बाला साहब का फोटो लगा के उन्होंने जो वोट लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा नतीजा उनके पक्ष में आया है। लेकिन ये नतीजा बहुत लंबे समय तक उनके पक्ष में रहेगा और ये सारा का सारा कुनबा एक रहेगा, मुझे नहीं लगता। सबसे पहले तो दोनों भाइयों में बड़ा झगड़ा होगा। अब दोनों भाई फिर से अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद इनके जो नगर सेवक हैं उसमें जो ढंग के लोग होंगे वो धीरे धीरे खिसकते चिटकते जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। यानी ये पार्टी की जो ड्विंडलिंग होती है ना, वो सिकुड़ना होता है ना, सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं कह सकता हूं कि इट इज। अच्छा चलिए, आपने ठाकरे परिवार का तो ऐलान कर दिया कि जो दोस्ती हुई थी वो दोस्ती क्षणिक थी, वो टूट जाएगी। पर मुझे बताइए, क्या इस बात का डर है कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे के मन में कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि अब वो हमको भी अपने साथ मिला लेगी? क्या शिवसेना शिंदे बीजेपी का हिस्सा बन जाएगी? क्योंकि अतीत में हमने देखा है कई बार एकनाथ शिंदे जी नाराज हुए हैं मुख्यमंत्री जी के कामकाज से, कभी यहां नहीं पहुंचे, कभी वहां नहीं पहुंचे, खबरें खूब छाई रही। ठीक है, जब 2-3 पार्टियां एक साथ काम करती हैं तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज पे मतभेद हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच जबरदस्त दोस्ती है, जबरदस्त रिश्ता है उनका। और छोटे छोटे आग्रहों से ऊपर उठ करके वो बड़े पिक्चर को सामने रख करके मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी बन करके एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना, हमारी शिवसेना निकल के आई है। पूरे इस बार के चुनाव में भी शिवसेना का प्रदर्शन बाकी जो महानगर पालिकाएं हैं उसमें यूबीटी से 1000 टाइम्स बेटर है। पूरे महाराष्ट्र में यूबीटी खत्म हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में थोड़ी बहुत उनकी ताकत दिख रही है। ये भी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संजय जी, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन इस परमिशन के साथ क्या आप रहिएगा मेरे साथ। एक बड़ी खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। खबर यह आ रही है कि छत्रपति संभाजी नगर में बड़ी खबर है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 56 सीटों के साथ, लेकिन इस इलाके में दूसरे नंबर पर ओवैसी की एमआईएम पार्टी आ गई है। एआईएमआईएम को संभाजी नगर में 24 सीटों पर अभी बढ़त दिखाई दे रही है। ये दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और कांग्रेस इस इलाके में जो कि मजबूत मानी जाती थी वो एक सीट पर सिमट गई है। छत्रपति संभाजी नगर में असदुद्दीन ओवैसी, यानी जो भाईजान के तौर पे जाने गए, उन्होंने खेल कर दिया है। कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही उस इलाके से। एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं संजय निरुपम आपका। असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता प्रभाव महाराष्ट्र में, इसको आप कैसे अपने लिए सियासी तौर पर फायदेमंद देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि छत्रपति संभाजी नगर में जो महानगर पालिका के नतीजे आए हैं और जिसमें एमआईएम की थोड़ी बढ़त दिख रही है, उनकी सीटें दिख रही है, वो बहुत चौंकाने वाली है। वहां से इनके एमपी रहे हैं, वहां से इनके एमएलएज रहे हैं। वहां पर एक बड़े पैमाने पर वो रेडिकल मुस्लिम लोगों का ग्रुप है जो ओवैसी को बहुत लाइक करता है। तो उन मुस्लिम वार्डों में, उन मुस्लिम क्षेत्रों में ओवैसी माने जाते हैं, चाहे जाते हैं और उसके आधार पर उनको ये सीटें मिली है। लेकिन नॉन मुस्लिम क्षेत्रों में ओवैसी 0% चलते हैं। तो इसमें इतना चौंकिए मत, हमारे लिए चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां शिवसेना भी बहुत अच्छा करेगी। शिवसेना के पास भी वहां पर अच्छे लीडरशिप है और अच्छे लोग हैं। तो अभी तो ट्रेंड है, लेकिन जब तक सारे रिजल्ट आएंगे तब तक मैं अभी बता रहा हूं आपको, शिवसेना के पास भी अच्छा खासा नंबर होगा और बगैर शिवसेना के बीजेपी वहां पे अपना मेयर या अपनी सत्ता नहीं बना पाएगी। चलिए ठीक है, आप वहां पर बैसाखी बनिएगा, बीजेपी की मदद करिएगा। संजय निरुपम, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम, वरिष्ठ नेता शिवसेना शिंदे के, हमसे बात कर रहे थे। अब रिएक्शन लेना चाहता हूँ, बाकी पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के जगदीश शर्मा और सुषमा सीमा मलिक हमारे साथ हैं और शुरुआत उन्हीं से करता हूं। जगदीश शर्मा, आप संभाजी नगर में भी आप ओवैसी की पार्टी से पीछे आ गए। यहां तो नरेंद्र मोदी थे नहीं, यहां तो देवेंद्र फडणवीस थे नहीं, इस इलाके में क्या हो गया आपको? देखिए सुमित भाई, सही मायने में तो कुछ दिन पहले तो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, आपने देखा
और कितनी चोरी की वोटें थी, कितना सिस्टम हाईजैक कर लिया है। अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आप महाराष्ट्र के नहीं, हर जहां मर्जी देख ले, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल भी इनको जीतना है। सिस्टम हाईजैक होने बाद तो विष्णु भगवान में मैं कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पार्टी को सलाह दीजिए। मतलब ही नहीं, मैं तो अपने नेता अभी मैं आपको इजाजत देता हूं, अच्छी तरह जानते हैं। अभी मैं आपको इजाजत देता हूं, आप तो सीधे कनेक्टेड हैं बड़े लोगों से। अभी फोन करिए यहीं मेरे सामने, दर्शकों के सामने, और कह दीजिए कि बंगाल में, केरल में, असम में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी बॉयकॉट करती है। आलाकमान को बोल दीजिए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे कि सिस्टम हाईजैक हो गया है। जब भी बचाओ, मैं तो हर बार बोलता हूं सुमित भाई, मैं हमेशा बोलता हूं, चुनाव का बहिष्कार ही एकमात्र सहारा है। या तो एक वोट की जांच कराओ या बैलेट पेपर से चुनाव, अन्यथा ये रिजल्ट आएंगे। अपने नेताओं को बोलिए, नाना पटोले को बोलिए, अशोक चौहान को बोलिए, पृथ्वीराज चौहान को बोलिए। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे नेता आपको सुन रहे हैं, मुझे भी सुनेंगे। मैं तो कहता हूं, एज ए कार्यकर्ता मैं हमेशा बोलता हूं, आपको पता मैं बोलता हूं। अरे तो कर्नाटक में सरकार कैसे बन जाती है, हिमाचल में कैसे बन जाती है आपकी सरकार? शपथ लेके बैठते हैं वो राम। कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार कैसे बन जाती है? तो सिस्टम हाईजैक कर ले, सारा थोड़ी लूट लेंगे। अरे भाई 29 स्टेट में से एक आदि हमें भी देंगे, बिल्कुल ही खोखला कर देंगे। अच्छा, मतलब जो जब मतलब आप मान रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि आपको खैरात में मिला, सारे लूट लेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत से नहीं आपको खैरात में मिले हैं हिमाचल और कर्नाटक? कह रहा हूं चुनाव में खैरात में मिले हैं, बीजेपी ने आप पे दया खा के दे दिया। मतलब नहीं है, वोट किसी की कहीं मिलती नहीं है, जितनी सरकार चाहती है उतनी ले लेती है। मैं कह रहा हूं वोटर की कोई वैल्यू नहीं है पूरे भारत में। सरकार ने तय कर दिया, वही होना है, रिजल्ट वही आता, ना आपको पता होता ना मुझे पता होता। सीमा मलिक, आप जगदीश शर्मा की बात से, हालांकि पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता नहीं है ये, पर पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, आप सहमत हैं कि बॉयकॉट करने का वक्त आ गया? सीमा जी देखिए सर, जिस तरह से आप चीजें हो रही हैं, एक मन में तो कुछ लोगों के ख्याल ही आता ही है, पर मैं ये कहूंगी, देखिए आपने बोला कि जो एक हमारी पार्टी या जो भी एक का अस्तित्व खत्म हो गया है, तो मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी जो बीजेपी थी, इनकी भी तो एक समय पर ये 2 सीट पे थे खाली, तो क्या इनका अस्तित्व खत्म हो गया था? तो देखिए मैं तो ये इसको बिल्कुल नकारती हूँ कि किसी का भी अस्तित्व जो है ये छोटे बड़े चुनाव से में 2 थी, 14 में बीजेपी 273 पर आई, ठीक है। बीजेपी को 20 साल लगे 84 से 14 में आने में, तो एनसीपी को 20 साल चाहिए, आप ये कह रहे हैं? 20 साल नहीं लगेंगे सर। दूसरी बात ये कि जो परिवारवाद की आप बात करते हैं, देखिए आप एवरी टाइम दे आर ब्लेमिंग परिवारवाद। अभी आप देखिए जो चुनाव हुए हैं, तो 68 लोग इसमें अनअपोज्ड चुने गए, एंड जो पंचायत चुनाव थे उसमें 22 लोग थे जो अनअपोज्ड थे, एंड दे वर ऑल द वाइफ्स एंड द भाभीज एंड द मदर्स ऑफ द बीजेपी के लीडर्स के सब लोग थे, रिलेटिव्स जो भी थी। तो ये परिवारवाद नहीं है। मतलब आप देखिए ना किस तरह की चीजें हुई, और इस चुनाव में जिस तरह की रेगुलरिटीज हुई है उनके ऊपर मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी। देखिए 68 लोग तो अनअपोज्ड चुन लिए गए, है ना। एंड जैसे हमने मनी पावर एंड द मसल पावर हमने देखी है, वो सबने देखा है उसको, कि किस तरह से आप वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर आप पैसे डाल देते हो जाकर। केशव जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप लगातार जो टिप्पणियां कर रही है ना, केशव जी ने 3 बार हाथ उठाया। सबसे पहली बार आपका काउंटर है, इस देश में सुनिए, इस बार सबसे पहले इस देश में 334 अनअपोज्ड चुन के आए, उसमें से 234 कांग्रेस की चुन के आए अनअपोज्ड। इस देश का इतिहास है। मैं अभी की बात करिए, सारी बात इतिहास में मत चले जाइएगा, इतिहास में मत चले जाइएगा, आज की बात करिए। आज का इलेक्शन हुआ, दूसरा 4 नगर सेवक क्या अनअपोज आए, तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। इतिहास में मत चले जाइएगा, नेहरू जी के पास मैं बोलता हूँ ना, मैं फैक्ट पे बोलता हूँ, मुझे भाषण करना नहीं आता, मैं फैक्ट पे बोलता हूँ। इसलिए मैंने बोला 334 में से 234 MP ML अगर कांग्रेस के आते तो डेमोक्रेसी बिल्कुल सेफ है। बीजेपी के 4 पॉपुलर है तो बीजेपी खत्म हो गई। नंबर 1, नंबर 2, कहां से कौन से इशू उठाए? क्या कांग्रेस ने मुंबई में पूरे सीट लड़े? सुमित जी आप इनको पूछो कि कांग्रेस ने मुंबई में पूरे सीट तो लड़े क्या? कांग्रेस ने पूरे सीट भी नहीं लड़े मुंबई में, वंचित के साथ थे भी नहीं, वो पूरे सीट भी नहीं लड़े थे। जो सीट नहीं लड़ते, जो खुद सीट नहीं लड़ते, जो जनता में नहीं जाते, वो आज बात कर रहे हैं। नंबर 3, एमआईएम की शुरुआत किसने की थी? एमआईएम सिर्फ संभाजीनगर नहीं, सोलापुर में भी सुमित 2 नंबर पे है। ये एमआईएम के साथ पहला अलायंस महाराष्ट्र में
कांग्रेस ने किया था 2012 में नांदेड़ कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, जब सपोर्ट लेना था तो एमआईएम का सपोर्ट लिया गया था। अभी महाविकास आघाड़ी का जो संजय राउत चुन के आए राज्यसभा में, तब सपोर्ट एमआईएम का इन्होंने किया था। तो जब मैं वही बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है ये सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, जमीन पे काम नहीं करते, और उसके बाद दोष ईवीएम को देते हैं। मुझे एक बात, एक मिनट, सीमा जी और केशव, एक मिनट, सीमा जी केशव, एक मिनट, है पेशेंस, बारी बारी से बात करते हैं। एक मिनट, मैं केशव आपसे पूछना चाहता हूँ, केशव, सीमा जी, नेहरू जी पे नहीं जा रहे हैं आप धैर्य करिए, नेहरू जी पे नहीं गए, पर वो अभी 2012 तक ही गए थे। और ये फैक्ट है कि एमआईएम के साथ टाइप कांग्रेस ने किया था, एमआईएम के साथ कांग्रेस ने टाइप किया पहली बार, और तब एमआईएम आज 12 से लेके 26 के बीच में असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी पार्टी बन गए। आप भले ही उनको बी टीम कहते रहे, भाई वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सीमा मलिक, सीमा जी, अगर चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं था जो पुणे में आप लोगों ने किया, कि परिवार तोड़ लिया, एक डिप्टी सीएम बना हुआ है, एक यहाँ दिल्ली में सरकार चला रहा है, फिर आप पुणे पिंपरी चिंचवाड़ गए, आपने अलायंस कर लिया। आप उनसे भी तो एक सवाल पूछिए कि जिन्होंने परिवार तोड़ा है, कि सारे सवाल आप उनसे ही पूछेंगे। अच्छा, उन्होंने परिवार तोड़ दिया आपने, और आप टूट गए, आप इतने कमजोर हैं। आखिर इन्होंने नहीं करा, देखिए इन्होंने अजीत दादा इतने कमजोर हैं, अजीत दादा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं मेरे साथ। आप चुनाव की बात मैं करती हूँ, महाराष्ट्र में शरद पवार की एक खासियत महायुति है, ये बिल्कुल एक साथ है, तो परिवार तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे का परिवार शरद पवार ने तोड़ा, मोहिते, ऐसे बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में परिवार है जो शरद पवार ने तोड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवार तोड़ने के लिए शरद पवार जाने जाते हैं। मैं 50 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, चीजें उनके बारे में भी कुछ बात कर लीजिए। अरे वही तो बोल, अरे जो इतिहास है वो आज आपके सामने जो बात हुई है उसकी बात कर लीजिए सर। अरे परिवार शरद पवार जी ने तोड़े तब तो बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी राजनीति है। और दो चार बिल्कुल बेकार की बातें, दे डोंट वांट टू टॉक ऑन द रियल इश्यूज। हमारे परिवार आज के इश्यूज मैं ये रिटोरिक से मैं निकलना चाहता था, लेकिन आप ही के चक्कर में आना पड़ा। केशव, मैं केशव जी सवाल, केशव जी आज की केशव जी ईमानदारी से बताइएगा, और ये पूरा देश जानना चाहता है आपसे और आपकी पार्टी से, मेयर पद कौन किसको मिलने वाला है? ऐसा है सुमित जी, मैं सबसे पहले कहता हूं कि जैसे 3 चीजें मैं कहना, 3 पॉइंट। नंबर 1, जो इस देश के प्रधानमंत्री अटल जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये देश के कॉमन कार्यकर्ता की इच्छा थी, वो सफल हो गई। बहुत सारी इच्छा थी, बहुत आकांक्षा थी। नंबर 1, इस वक्त महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी इच्छा थी 2014 में कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के रूप में देखा जाए। ये इच्छा कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की और वो भी सफल हो गई। आज मुंबई के, हम सालों से मुंबई में लड़ रहे, 40 साल से यहाँ हम सत्ता में कभी आ नहीं पाए, आए तो बहुत छोटी सत्ता में हम थे। आज हमारे कार्यकर्ताओं की भावना भी यही है कि मुंबई का इतने पहली बार एक रिकॉर्ड भी आज हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने, ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद है और मुझे विश्वास है हम बहुत करीब है उस पर। आप जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दूं, तस्वीरें लाइव चल रही है मुंबई के बीजेपी दफ्तर की, और वहां पे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक विजयी परेड के साथ पहुंचने वाले हैं। विक्ट्री परेड होगी, और देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र भाऊ जिसको कहा जा रहा है, वो सबसे बड़े हीरो बनकर निकल के आए इस चुनाव में। जिस रिकॉर्ड की आप केशव बात कर रहे थे, वो 100+ का मार्क है, सबसे बड़ा नंबर, या कुछ और? नहीं, एक रिकॉर्ड आज तक मुंबई का इतिहास है। मुंबई में मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुंबई उसको कभी नहीं मिली। मुंबई हमेशा शिवसेना के पास रही थी, वहां के एक साथ शिवसेना थी, और मुंबई में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन 3 बार लगातार 100 से ज्यादा एमएलए, 3 बार सत्ता, और फिर मुंबई महापालिका भी जीतना, यह पहला रिकॉर्ड पहली बार देवेंद्र जी के नाम पे हुआ है, देवा भाऊ के नाम पे हुआ है। ये रिकॉर्ड आज नया हुआ है। तो देवा भाऊ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सब बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, कल सुबह अखबारों में वही छपा होगा। अरे भाई, मेयर का नाम तो बता दीजिए, जहां से मेरा सवाल है। नहीं, सवाल मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति हम लड़ रहे हैं, हमारे नेता एक साथ बैठेंगे, हम हमारे उस पद जो हमारी इच्छा। अच्छा, 5 नाम बता दीजिए, हमारी महत्वाकांक्षा 5 नाम, आपका काम आसान कर दे रहा हूँ। नहीं केशव भाई, 5 नाम बता दीजिए। नहीं, ऐसा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, बीजेपी नेता डिसाइड करते हैं, मैं उसमें यहाँ उसको अधिकारी नहीं मेरा, लेकिन हम हमारे सपने से 1 पाउंड बिल्कुल नजदीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अतुल सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। एक बार मुंबई चलते हैं, वो बीजेपी दफ्तर का माहौल दिखा देते हैं। अतुल मेरे साथ हैं। अतुल, बीजेपी दफ्तर में सेलिब्रेशंस, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, देवा भाऊ का जलवा दिखाई दे रहा है पूरे मुंबई में।
भाई सबके मन में यही सवाल है, 74,000 करोड़ की बीएमसी का मेयर कौन? कोई नाम है आपके पास? जी देखिए, आपको सीधे तस्वीरें जश्न की दिखा देते हैं। इस समय आ चुके हैं मुख्यमंत्री और सबके लाडले देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। आपको इस समय सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनका काफिला एंट्री कर चुका है और किस कदर ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि वो जो है 29 में से 27 महानगर पालिका में उनकी सत्ता आएगी, महायुति की सत्ता आएगी, और वो होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जहां तक बीएमसी कहा जाता है, बीएमसी में जिसका राज रहेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। फिलहाल बीएमसी पर भगवा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं और जो बातें उनकी तरफ से कही गई थी, पार्टी का जो दावा था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही थी। इनके आने के पहले यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे, लेकिन जैसे ही बीएमसी का जो रिजल्ट है लगभग रुझानों में जो क्लियर होना शुरू हुआ था, उसके बाद ही वो वहां से निकलने के बाद अब बीजेपी के मुंबई के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वो आप यहाँ पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सामने जो मंच बना हुआ है इस समय पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर, वहां पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक यहाँ पर आप कह सकते हैं मिनी दिवाली और मिनी जो है होली इस समय मनाई जा रही है बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में। बीजेपी का जो स्टेट ऑफिस है वहां पर लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है और ये बात माना जा रहा था, जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की जो एक लाइन लेकर पार्टी चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पार्टी को मिलेगा और वही होता हुआ दिखाई दिया। 20 साल बाद ठाकरे ब्रांड एक साथ आया तो भाई साथ में आए तो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो चीज, वो करिश्मा नहीं देखने को मिला। और जो माइक्रो इंजीनियरिंग कहते हैं कि छोटी सी छोटी बातों को लेकर जो डिटेल में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ, वो होता हुआ कार्यान्वित दिखाई दिया कि मराठी वोटर्स को जो ट्रिगर करने की कोशिश की गई, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी माणूस को लेकर जो एक कहीं ना कहीं भावनात्मक राज करने की कोशिश की गई थी, उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर के माहौल में आपको फिलहाल लाइव की तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंच में देखिए उनके हाथों में वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और रविंद्र जो चौहान है, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इस समय जो बीजेपी का झंडा है उसे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जितने भी आला नेता आज मुंबई में हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जश्न का माहौल है। आप देखिए किस तरीके से फूलों को जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है उसे सजाया गया है। एक बड़ी जीत मानी जा रही थी और जैसा कि आपने एक सवाल किया था, जो 100% का सवाल था कि मुंबई की सत्ता पे किसका मेयर बैठेगा, जैसे जैसे ही ट्रेन आने शुरू हो गए, हम आपको बता दें कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे अलग अलग लोकेशन पे, उनसे हम जब डायरेक्टली बात करके ये सवाल पूछ रहे थे कि बीएमसी पर मेयर किसका बैठेगा, तो उनका साफ तौर पर कहना था बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट आ रही है तो बीजेपी का ही मेयर होगा। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से मैसेज दे दिया गया है। तो इसी से पता लग सकता है कि जब ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को लेकर ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई थी कि नंबर्स उनके पास ज्यादा है, सीट उनके पास ज्यादा है, अगर थोड़ा सा मेहनत किया गया तो नंबर उनके पास आ सकता है। और जो बीजेपी में जो बीजेपी की तरफ से एक लंबे समय से सपना देखा जा रहा था मुंबई की सत्ता पे अपना मेयर बैठाने का, वो पूरा हो जाएगा और होता हुआ फिलहाल वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जी अतुल, ये बात तो साबित हो गई कि देवेंद्र ही धुरंधर है भाई। देवेंद्र ही मुंबई के धुरंधर हैं और धुरंधर बनकर निकल आए देवेंद्र फडणवीस। इस तरह के पोस्टर भी मैंने बीजेपी दफ्तर के बाहर देखे। ये देखिए, विजयी माला पहनाई गई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, साथ में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के रविंद्र चौहान, वो हमको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। साथ में आशीष शेलार, पंकजा मुंडे हमको
किरीट सोमैया हमको दिखाई दिए। महाराष्ट्र के मुंबई के तमाम नेता बीजेपी दफ्तर में जश्न उल्लास मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास का माहौल है। मुख्यमंत्री देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव प्रचार के दौरान देवा भाऊ बनकर मशहूर हुए। सुनते हैं क्या भाषण हो रहा है। सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत। बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा आज खरं तर आम्हा सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे। गेली वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने जे स्वप्न कार्यकर्ता म्हणून पाहिलं की येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये जो सपना देखा था एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी नेण्याच्या दृष्टिकोनातून जे जे वो प्रयत्न सपना करायला हवेत, इन चुनाव में गेली वर्षानुवर्ष भारतीय जनता जीत की दिशा में पार्टीचा कैसे छोटा-छोटा कोशिश किया कार्यकर्ता जाए, कैसे प्रयत्न किया जाए, आणि पदाधिकारी ह्या बूथ लेवल वरती वो साफ हो गया। बीजेपी पार्टी के छोटे छोटे पदाधिकारी कार्यकर्ता, आणि त्यांनी तो प्रयत्न केला। उन सभी ने बहुत ही ताकत के साथ मेहनत की। की ज्यांना निवडणुकांमध्ये ऐसे हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं त्याग आणि जिनकी समर्पण, वजह से ये जीत मुमकिन हुई। असंख्य कार्यकर्त्यांनी ये त्याग और समर्पण इस भावना के साथ पार्टी जो असंख्य कार्यकर्ताओं ने पार्टीचा विचार, नेशन फर्स्ट, त्यानंतर पक्ष आणि पार्टी त्यानंतर और पार्टी की विचारधारा के लिए या भूमिकेतून त्यागाची भूमिका ही असंख्य बिना सोए बिना खाए ही स्वीकारली। जो त्याग की भूमिका के साथ सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं, इस विचारधारा के साथ जो काम किया त्याग आणि समर्पणाची वो भूमिका सराहनीय है। ही पार्टीसाठी केली। तो मुंबई में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। रविंद्र चौहान वहां के अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं। तस्वीरें आप सीधी देख रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवा भाव